नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं आवेश क्या है, आवेश के गुणधर्म क्या है और आवेश के गुणधर्मों से संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह अपन सब कुछ कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं और उस नए टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। क्या बात है? कूलाम का नियम। देखिए, हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या है वो अपन को देखना है कि पहले कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक है कूलाम। कूलाम ने बताया कि अगर हमारे पास दो स्थिर और बिंदुवत, यानी कि अगर हमारे पास ऐसे आवेश जो बहुत छोटे हैं और जो गति नहीं करते हैं, उनके मध्य जो बल लगता है, उस बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। उसे हमने एक्चुअली क्या कहा था? कूलाम का नियम। कूलाम के अनुसार हमारे पास अगर दो आवेश हैं तो दोनों आवेश एक तो बहुत छोटे होने चाहिए बिंदुवत, और एक वो स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। कैसी अवस्था में होनी चाहिए? स्थिर अवस्था। एक तो स्थिर और कैसे होनी चाहिए? बिंदुवत। अच्छा, बिंदुवत आवेश का हमें कैसे पता लगेगा? तो हमने स्टार्टिंग में आवेश के मात्रक की बात की थी। तो आवेश के मात्रक हमने कहा था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम हमने कहा था कि कूलाम एक्चुअली एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम कुछ छोटे मात्रक उपयोग में लेते थे। जैसे मैंने आपसे कहा था मिली कूलाम। मिली कूलाम मतलब 10⁻³ कूलाम। एक माइक्रो कूलाम यानी कि 10⁻⁻6 कूलाम। एक नैनो कूलाम यानी 10⁻⁻9 कूलाम। यानी कि अगर कोई आवेश बिंदुवत है तो उसमें आवेश मिलेगा 10⁻³ 10⁻⁻6 10⁻⁻9 10⁻⁻7 10⁻⁻12। इस प्रकार से आवेश मिलेगा। तो ऐसे आवेशों को अपन कहते हैं बिंदु आवेश। तो कूलाम का नियम एक तो बिंदु आवेशों पे और एक स्थिर आवेशों पर लागू होता है। अब ये नियम क्या है वो अपन को देखना है। नियम क्या है वो देखो। कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य मध्य बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया गया है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम ने नियम क्या दिया वो देखना है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा की क्या पाई जाएगी? अनुदिश। जैसे हमारे पास ये है, एक आवेश है ये प्लस, एक आवेश ये दूसरा है प्लस। तो मेरे पास दो आवेश हैं, एक का मान है Q1 एक का मान है Q2। बीच की दूरी कितनी है? R1। इस दूरी कितनी है? R1। तो क्या कहा उस नियम ने क्या कहा कि किन्हीं दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि बल सदिश राशि है, इसलिए इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कहने का मतलब ये सुनो, हमने कहा कि ये बल अगर दोनों ही आवेश प्लस के हैं या दोनों ही आवेश माइनस के हैं, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। हमने कहा कि जो ये कूलाम बल है, ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। अगर दोनों आवेश समान है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो बल किसका लगेगा? प्रतिकर्षण का। और अगर इनमें से एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस का है, तो बल किसका लगेगा? आकर्षण का। इसीलिए हमने लिखा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। ठीक है। और फिर दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F समानुपाती Q1 Q2, और बीच की दूरी कितनी है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश पाई जाती है। देखो, माना हमने कहा कि माना हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2, एक दूसरे से R दूरी पे रखे हैं, तब उनके मध्य लगने वाला बल तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। जब इस समानुपाती को हटाते तो हम लगाते K। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर K समानुपाती नियतांक है, और उस K समानुपाती नियतांक का जो मान है, उस K समानुपाती नियतांक का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन न्यूटन। देखो ये होता है K बराबर 9 × 10⁻⁹। और अगर हम मात्रक की बात करें तो देखो आप क्या रहा है, यहाँ से तो K की वैल्यू निकालें तो K इज इक्वल टू आएगा F R² बटे Q1 Q2।
तो यहाँ से अगर देखें तो एफ का मान न्यूटन, तो ये आएगा न्यूटन इंटू मीटर पर कुलाम स्क्वायर। के की जो वैल्यू है वो के बराबर होता है 1/4πε0। यहाँ पर जब इस के की वैल्यू को इधर रखते हैं यहाँ पे इसमें इस वाले सवाल में, तो एफ इजिकल टू आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है या इसको कहते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता, और इस निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 गुलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर विद्युतशीलता का मतलब क्या है, देखो विद्युतशीलता, तो कुलाम का नियम हम इस रूप में भी लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2/r², लेकिन हमको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। विद्युतशीलता का क्या तात्पर्य सुनिए, किसी भी पदार्थ द्वारा विद्युतीय गुण ग्रहण करने की क्षमता, किसी भी पदार्थ द्वारा विद्युतीय गुण ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास कोई चांदी है या सोना है या लोहा है, अगर हम उस तार को किसी भी जिसमें लाइट आ रही है उस तार को टच करते हैं उसमें करंट आता है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें अगर कोई सूखी लकड़ी लें उसको टच करते हैं तो सूखी लकड़ी में करंट नहीं आता। इसका मतलब जो धातु है मेटल वो आवेश गुण ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इसको कहते हैं विद्युतशीलता। और यदि कुचालक है या प्लास्टिक वो आवेश को ग्रहण नहीं करते हैं, तो किसी पदार्थ द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युतशीलता। अब बात करें इसकी, देखो तो अगर हम बात करें तो ये पहला आवेश है Q1, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल होता है F12 वेक्टर। देखो Q2 जो बल लगाएगा Q1 पर वो तो लिखा जाएगा F12, और जो ये 1 वाला आवेश 2 पे लगाएगा तो वो लिखा जाएगा F21। यानी कि F12 का मतलब है कि Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल ये वाला, तो और ये F21 का मतलब है Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। जिस आवेश पर बल लगेगा उसे पहले लिखेंगे और जिसके कारण लगेगा उसको बाद। जैसे मैं आपसे कहूं एक आवेश है Q3 और एक आवेश है Q4, यहाँ पे 3 पे बल लग रहा है तो उसको लिखेंगे F34, अगर 4 पे लग रहा है तो उसको लिखेंगे F43। इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो ये हमारे पास कूलाम का नियम है। एक बात ध्यान रखेंगे कि कूलाम का नियम, ये महत्वपूर्ण बात है, क्यों होता है कूलाम का नियम लागू होता है। तो एक तो ये कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों पे लागू होता है, और दूसरा कूलाम का नियम तभी लागू होता है जब आवेश कैसे हो, बिंदुवत हो। इसके अलावा अगर आवेश बिंदुवत नहीं हुआ और गतिशील है तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ये एप्सिलॉन नॉट कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी बीमा की बात करें तो देखो बीमा बहुत सिंपल से, इधर देखें एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं, देखो तो हमने पढ़ा था F इजिकल टू कितना K Q1 Q2/r²। हमको जब इसको एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखेंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना r²। यहाँ से जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू कितना Q1 Q2 बटे में Q1 Q2 बटे में कितना 4π F इंटू r²। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले पर लिखेंगे बीमा। तो आवेश, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा इंपॉर्टेंट बीमा है। कई बार एक बार 2023 के पेपर में एप्सिलॉन नॉट का मान ही पूछा गया कि निम्न में से निर्वात की विद्युतशीलता का मान है, वहां पे ऑप्शन में आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 गुलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा की बात करें तो देखो ये आवेश है तो हम जानते हैं आवेश की बीमा होती है A1 T1, या सिंपल हम इसकी तरह A1 AT भी लिख सकते हैं। दूसरी बात करें तो ये भी A1 और कितना T1। इसके बाद 4π की बीमा नहीं है बल, हम जानते हैं बल होता है F इजिकल टू ma। तो इसकी बीमा अपन को याद करनी है। बल की बीमा याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, अगर बल की बीमा भूल जाएं तो हमको लिखना है MLT। तो देखो घर में हमारे इसका मतलब है F
पिताजी हो गए, तो माताजी इज इक्वल टू क्या होता है, पिताजी। मम्मी बराबर पापा। अगर हम बात करें बीमा की, देखो हम याद करने का तरीका आसान है, हम लिखते हैं M1L1T-2। अगर भूल जाएं तो आप लिखेंगे MLT, लिखेंगे सिंपली, बल्कि बीमा के लिए लिखोगे MLT। एक मम्मी, एक पापा और दो बच्चे, बच्चे छोटे हैं से क्या लगा देंगे, माइनस। तो बल्कि बीमा बहुत सिंपल से M1L1T-2। याद करने का बहुत आसान तरीका, एक दो बार बोलेंगे आप लोग कि बल्कि बीमा डायमेंशन ऑफ फोर्स M1L1T-2। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, तो हमारे पास इस फोर्स की बीमा हो जाएगी M1L1T-2। इसको हम बिना ML भी लिख सकते हैं, और दूरी की बीमा हो जाएगी L2। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M-1, ये ऊपर जाएगा तो L और L-3। देखो T1 और T2, और ये ऊपर जाएगा T4 और A2। ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाती है, बीमा। तो ये हमारे पास होती है एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है। एक बार पूछिए। इसके बाद हम बात करें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो कूलाम के नियम का अगर हम सदिश निरूपण की बात करें, तो सदिश निरूपण कूलाम का दो तरह से होता है, ठीक है। देखो हम जानते हैं, 11th में अपन ने पढ़ा है कि किसी भी सदिश राशि को लिखने का तरीका होता है F, जैसे मैंने लिखा कि R वेक्टर बराबर, तो R वेक्टर बराबर आएगा R इंटू आर कैप, यानी किसी भी सदिश का परिमाण इंटू उसकी दिशा। जैसे मैं आपसे कहता कि मेरे पास किसी कण, हमारे पास किसी कण के निर्देशांक 2, 3 और 4, मैं आपसे कहूँगी इसका स्थिति सदिश बनाओ, ये A है, तो हम लिखेंगे OA बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो सदिश को लिखने का तरीका है कि किसी भी सदिश का परिमाण और उसकी दिशा बराबर होता है सदिश। तो ऐसे हम इसको सदिश रूप में लिखें, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो लिखेंगे माना कि मेरे पास दो आवेश है Q1 Q2। कितने आवेश हैं, देखिए माना हमारे पास देखो दो आवेश हैं, माना दो आवेश हैं Q1 और कितना, ये एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखें, इस पर रखें R डिस्टेंस पे। तो तब बल, सिंपल बल का फॉर्मूला तो आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन कितना R²। ये बल हो गया। लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास लिखा जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे वेक्टर लगेगा तो यहाँ पे लगेगा इकाई सदिश R कैप। क्या लगेगा, R कैप। ये हो गया। अब हम ये जानते हैं, अगर हम R कैप की वैल्यू बात करें तो 11th पढ़ा है, R कैप इज इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन R। जब इस R कैप की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। इनटू में क्या आ जाएगा, R वेक्टर अपॉन में R। तो सिंपली F वेक्टर बराबर आएगा K Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू में R वेक्टर। ध्यान नहीं रखना है, और एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख सकते हैं कि जब भी हमसे पूछे कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तो हम लिखा जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R कैप। अगर वेक्टर के रूप में है, कैप के रूप में, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और अगर यहाँ पे वेक्टर दे रखा तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और हम इसको एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखें तो F इज इक्वल टू कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसके बाद कई बार हमसे पूछता है कि कूलाम का जो नियम है, सिद्ध करें कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। जैसा देखो इधर दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये रहा, सिद्ध करें कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये अपन को सिद्ध करना है। कूलाम के नियम का, अगर हमसे पूछे सिद्ध करो कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखो हम कहेंगे यहाँ पर ये में देखो हमारे पास दो आवेश हैं, सिद्ध मुझे ये करना है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि जितना बल पहले कण पर लग रहा है दूसरे के कारण, उतना ही बल दूसरे कण पर कौन लगा रहा है, पहला, यानी कि F12 बराबर F21 विद माइनस। यानी कि सिद्ध ये करना है कि जितना बल पहले कण पर लग रहा, पहला कण लगा रहा है दूसरे पर, उतना ही बल दूसरा लगाएगा पहले पर, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत। परिमाण में समान और दिशा में क्या होंगे, विपरीत। तो मैंने क्या किया, सुनो, यहाँ पे बनाया एक चित्र, एक कोई आवेश है, देखो ये कोई आवेश है यहाँ पे Q1, और यहाँ पे कोई आवेश है कितना, ठीक है। इनके बीच की दूरी देखो A
यहाँ पे ये हो गया, ये दूरी है R1 वेक्टर, ये दूरी है R2 वेक्टर, और ये देखो विस्तार, इनका जो स्थिति सदिश है Q1 का R1 है, Q2 का R2 है, लेकिन स्थिति सदिश क्या है कि किसी भी कण की, किसी भी कण या बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। मूल बिंदु के अतिरिक्त करते विस्थापन, तो हमने मान लिया कि Q1 Q2 के बीच का विस्थापन है डेल्टा R वेक्टर। अब Q1 पर Q2 बल लगाएगा, दोनों मानो प्लस का, तो ये इधर लगाएगा, तो ये लगेगा F12, ठीक है। और अगर हम बात करें कितना, इस Q2 पे लगने वाला बल ये इधर लगेगा, ये लगेगा F21। और इकाई सदिश की बात करें तो इसका इकाई सदिश आएगा R01 वेक्टर, और इसका इकाई सदिश आएगा R0 वेक्टर। ये हमारे पास वैल्यू जाएंगी, ठीक है। अब सुनो, हमने लिखेंगे कि माना दो आवेश Q1 Q2 का स्थिति सदिश R1 तथा R2 पर स्थित है, ठीक है, जिनका विस्थापन सदिश है डेल्टा R। तब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, पहले Q1 पे लग रहा है, तो F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी डेल्टा R का स्क्वायर इंटू में, अगर इकाई सदिश की बात करें तो इसका पहले का देखो 1 के सापेक्ष 2 का है, इसका इकाई सदिश आएगा R12 कैप, दूसरे का कितना लिख सकते हैं R2 कैप, यहाँ पे आएगा R12 कैप। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इस बार Q2 पे बल लग रहा है, तो ये आएगा F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2, दूरी वही है डेल्टा R स्क्वायर बट, और डेल्टा R स्क्वायर, और दिशा है R21। अगर हम चित्र से देखें R1 तथा R2 दोनों इकाई सदिश हैं, तो R12 कैप इज इक्वल टू है R21 कैप। दोनों का परिमाण तो समान है क्योंकि इकाई सदिश है, लेकिन दिशा विपरीत है, एक ऊपर की और एक नीचे की, तो हम लिखा जाएगा क्योंकि R12 कैप इज इक्वल टू -2 R1 कैप। तो यदि हम R12 की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करें, तो देखो समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो F12 बराबर K Q1 Q2 अपन में डेल्टा स्क्वायर, इसकी जगह मैंने क्या रखा -R21 कैप, तो ये माइनस कहाँ जाएगा आगे, ठीक है। ये समीकरण हो जाएगी 3। फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो जब समीकरण 2 में अगर हम देखें तो समीकरण 2 है F21 वेक्टर बराबर, देखो समीकरण 2 ये रहा, ये समीकरण 2 की वैल्यू करें तो माइनस तो है ही, K Q1 Q2 बटे में डेल्टा स्क्वायर इंटू R21, ये क्या है F21, तो यहाँ लिख दिया जाएगा F21 वेक्टर। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध होता है, इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जितना बल दूसरा आवेश पहले पर लगाता है, उतना ही बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा। तो F12 वेक्टर बराबर आएगा -F1 वेक्टर। तो से एक बात सिद्ध होती है कि न्यूटन का जो कूलाम का नियम है, अतः स्पष्ट है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। इस प्रकार से हमारे पास ये बात होती है कि जो कूलाम है, ये स्थिति ध्यान रखना, कूलाम का नियम स्थिर और बिंदुगत आवेश पर लागू होता है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या उसको कहते हैं परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता है परावैद्युतांक क्या है, आपेक्षिक शब्द का मतलब होता है किसी से तुलना करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसको परावैद्युतांक, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर या के से प्रदर्शित करते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता कैपिटल के या एप्सिलॉन आर बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन आर या के इजिकल टू बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात करें तो आपेक्षिक विद्युतशीलता, ऊपर विद्युतशीलता नीचे विद्युतशीलता, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि होती है। अगर हम बात करें इसके लिए
निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1 या के का मान होता है 1। किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कभी भी 1 से कम नहीं पाया जाएगा। और अगर हम बात करें कि यह मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, और वैसे बात करें तो देखो लगभग धातुओं के लिए इसका मान होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटिव। और जल के लिए अगर हम बात कर लें, जल के लिए होता है 80 या कई बुक्स में लिखा मिलता है 81। ये इसकी बात हो गई हमारे पास। अच्छा, इसके बाद वही दे रखा है अपन को के की उत्पत्ति, वो तो ये मैंने आपको करवा ही दिया पहले, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है के Q1 Q2 जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब हमको देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार हमसे ये पूछता है क्या कि जो बल है वो माध्यम पर निर्भर किस प्रकार से करता है। हमने कहा कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। इसे हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर या के से डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है। एप्सिलॉन आर या के का मान किसी भी माध्यम के लिए 1 से कम नहीं होता है, धातुओं के लिए इसका मान इन्फिनिटिव होता है, और अगर हम बात करें कि इसके लिए जल के लिए तो इसका मान 80 या 81 होता है। अब हमको बात करनी है कि माध्यम, क्या लिखेंगे, कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव, कूलाम बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो अगर हम कूलाम बल पर माध्यम के प्रभाव की बात करें तो देखिए जरा, हम लिखेंगे माना कि दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। स्टार्टिंग में ये दोनों के मध्य वायु है या निर्वात है, तो तब निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आएगा F0 बराबर K, एक जगह आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, Q1 Q2 अपॉन कितना R², समीकरण नंबर 1। और अगर इन्हीं आवेशों को हम निर्वात या वायु के किसी माध्यम में रख दें तो माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो ये आएगा हमारे पास लगने वाला बल Fm मीडियम इज इक्वल टू आएगा 1/, एप्सिलॉन सिंपल या एप्सिलॉन m भी लिख सकते हैं भाई, Q1 Q2 अपॉन कितना R², समीकरण नंबर 2। अब हमको निर्भरता दिखानी है कि माध्यम में बल ज्यादा लगता है निर्वात में, तो दोनों का रेशियो लेंगे, तो मेरे पास आएगा F0 अपॉन में Fm, तो F0 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R², और ये आएगा 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R²। देखो ये पूरा कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा, एक मिनट, ये बचेगा F0 अपॉन में Fm, तो ऊपर से तो बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे से बचेगा 1/एप्सिलॉन m, तो F0 अपॉन Fm बराबर आएगा एप्सिलॉन m बटे में एप्सिलॉन नॉट। और हमने अभी तो लिखा था चूंकि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता का मान आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो ये आएगा F0 अपॉन Fm इजिकल टू आएगा एप्सिलॉन r। यानी कि अगर हमसे कोई आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा पूछे तो एक परिभाषा और है, या फिर फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात भी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। और यहां से लिखना चाहे तो लिखाएगा F0
एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम, ये तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में एप्सिलॉन आर गुणा होता है, अर्थात एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी है। तो जब उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है तो ये एफ जीरो इज ग्रेटर देन आएगा एफ एम, मतलब निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल के से क्या होता है, अधिक। या फिर ये फिलिंदा ब्लैंक में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा कि निर्वात में लगने वाला बल माध्यम की तुलना में होता है, तो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर गुणा। और थोड़ा अगर चेंज कर दें, मतलब यहाँ से मैं माध्यम वाला बल निकालूं तो एफ मीडियम इज इक्वल टू आएगा एफ जीरो अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो हम ये कह सकते हैं कि माध्यम में लगने वाला बल निर्वात की तुलना में डॉट 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 गुणा होता है, तो यहां से आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा। ये अपन को ध्यान रखना है कि माध्यम में बल का मान लगता है कम, निर्वात में क्या लगता है ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो कूलाम के नियम और माध्यम पर बल का प्रभाव, इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।